नवीन रोजगार के मुस्तफिदीन की ऑनलाइन रकम मुंतकिल। वजीर दफा राजनाथ सिंह ने आज अमरनाथ गुफा पहुंचकर बाबा बर्फानी के किए दर्शन। 2 रोजा लद्दाख व जम्मू कश्मीर के दौरे पर वजीर दफा। अयोध्या राम मंदिर तामीर के लिए आज राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की अहम मीटिंग में मंदिर तामीर की तारीखों पर हो सकता है गौर खौज। रियासत में कोरोना इन्फेक्शन से बचाव के लिए 55 घंटे का लॉकडाउन जारी। जुमे की रात 10 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक रहेगी पाबंदी। लाजमी खदमात को छोड़कर सभी सरगर्मियों पर रहेगी रोक। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद शबाहत हुसैन और अब खबरें तफसील से। दर्जा फहरिस्त ज़ात के गरीब अफराद की हमाजहत तरक्की के लिए आज वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने नवीन रोजगार छतरी स्कीम का इफ्तिताह किया। अपने सरकारी रिहाइशगाह पर उन्होंने इस स्कीम का आगाज़ किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वय रोजगार योजना के तहत 3484 मुस्तफीदीन को उनके खाते में बराह रास्त रकम मुंतकली ऑनलाइन वज़ीर आला ने की। इस मौके पर वज़ीर आला ने अपने खिताब में कहा कि इसके तहत 6 लाख से ज़्यादा दर्जा फहरिस्त ज़ात के लोगों को इस स्कीम से जोड़ा जाएगा। वज़ीर आला ने समाजी बहबूद वज़ीर व दर्ज फहरिस्त ज़ात तरक्यात कॉरपोरेशन के सदर डॉक्टर लालजी निर्मल प्रसाद निर्मल से ये उम्मीद जाहिर की है कि इस बड़ी स्कीम में 1 लाख अफराद को इस मालियाती साल में जोड़ने की कोशिश करें। वज़ीर आला ने कहा है कि कोविड-19 की सूरत हाल में भी हम लोग हर फर्द को खुद कफील और माशी तौर पर खुशहाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कोशिश आज पूरी जिम्मेदारी के साथ की जा रही है। इस मौके पर समाजी बहबूद वजीर रमापति शास्त्री और उत्तर प्रदेश दर्जा फहरिस्त ज़ात व मालियात तरक्यात कॉरपोरेशन के सदर डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल मौजूद रहे। न केवल आर्थिक जगत बल्कि सामाजिक और अन्य सभी प्रकार की व्यवस्थाएं इससे बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। रोजी रोजगार पर इसका असर पड़ा है। उन स्थितियों में हर एक व्यक्ति के लिए हम लोग आर्थिक समृद्धि और आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त कर सकें, यह एक प्रयास आज पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का किया जा रहा है। और इस अवसर पर मुझे प्रसन्नता है कि समाज कल्याण विभाग ने आज ये कार्य यहाँ पर एक साथ लगभग 3500 परिवारों को 17 करोड़ 42 लाख रुपए की योजनाओं से आच्छादित करने का कार्य किया है। लेकिन ये शुरुआत है। हमारे तीनों मंत्रीगण श्री रमापति शास्त्री जी, डॉक्टर जीएस धर्मेश जी और अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी काफ़ी उत्साही हैं और अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य करते हैं। ये शुरुआत है और मैं चाहूँगा कि जो 7.5 लाख परिवारों को आच्छादित करने का लक्ष्य है 2020-21 में, इसे हम एक समय सीमा के अंदर अचीव कर सकें, क्योंकि इसमें से अब तक मात्र 1,77,491 परिवार ही लाभान्वित हो पाए हैं। एक बड़ा लक्ष्य आपके सामने है, यानी लगभग 6 लाख से ऊपर लोगों को अभी इस योजना के साथ जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम को 6.25 लाख लोगों को इस कार्य योजना के साथ जोड़ने का एक बड़ा लक्ष्य आपके पास है। और मैं चाहूँगा तीनों लोग मिलकर के एक व्यापक कार्य योजना बनाएं कि हम 6.5 नहीं बल्कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस वित्तीय वर्ष में हम कम से कम 10 लाख अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारों को शासन की योजनाओं के साथ और उन्हें आर्थिक स्वावलंबन के लक्ष्य को प्राप्त करने के एक बड़े अभियान के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। वजीर दफा राजनाथ सिंह आज अमरनाथ गुफा पहुंचे
और बाबा बर्फानी के दर्शन किए। अमरनाथ की गुफा पवित्र मजहबी मकामात में से एक है। यहाँ बर्फ की बूंदों से कुदरती शिवलिंग बन जाते हैं, जिसके दर्शन के लिए अकीदतमंद दूर दूर से आते हैं। इस गुफा में पार्वती शक्तिपीठ भी है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। वजीर दफा कल दोपहर लद्दाख से श्रीनगर पहुंचे थे। उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और आर्मी चीफ MM नरवणे भी मौजूद थे। पुजारी ने वजीर दफा को बाबा बर्फानी के दर्शन कराए और खास पूजा भी कराई। वजीर दफा 2 रोजा लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। जाग्रतो दूरमुदे देवन्दतो सप्तशतथैवेति दूरङ्गमं ज्योतिखां ज्योतिरेक तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जल छोड़ दे नीचे, फिर गणेश जी का ध्यान फूल लेके हरि ओम गणानंदा गणपति गुं हवामहे प्रियानंदा प्रियपति गुं हवामहे निधिनंदा निधिपति गुं हवामहे वसो मम आहमयानि गर्भधमा त्वमयासि गर्भधम्। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्र। अयोध्या राम मंदिर तामीर के लिए संग बुनियाद रखने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अयोध्या आने के सिलसिले में ट्रस्ट के अफसरान ने गौर खोज तेज कर दिया है। इसकी तैयारियों की हतमी शक्ल देने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट आज एक अहम मीटिंग करेगा। इस सिलसिले में अयोध्या दौरे पर पहुंचे राम जन्मभूमि अहाते के हिफाजती सलाहकार KK शर्मा और तामीर कमेटी के नृपेंद्र मिश्र मकामी हिफाजती अफसरान और ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय के साथ मीटिंग करके तैयारियां शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि आज की मीटिंग के बाद मंदिर तामीर के संग बुनियाद की तारीख का भी ऐलान ट्रस्ट कर सकती है। आज की मीटिंग अयोध्या सर्किट हाउस में होगी, जिसमें ट्रस्ट के 12 अराकीन होंगे और 3 दीगर रुकन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। ट्रस्ट की मीटिंग से एक दिन कबल अयोध्या पहुंचे KK शर्मा और साबिक IPS नृपेंद्र मिश्र और ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने मकामी सलामती अफसरान के साथ अयोध्या के सर्किट हाउस में बैठकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आने का खाका तैयार किया। उधर अयोध्या के संतों महंतों का कहना है कि ट्रस्ट जो भी फैसला करेगा वो सब मानेंगे। इन संत महंतों ने उम्मीद जाहिर की है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन और भूमि पूजन करेंगे। इतने वर्षों के बाद आदेश आया है भव्य और दिव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो, इसके लेकर अयोध्या के साधु संत और आम जनमानस भी एक उत्साह है कि जल्द ही भव्य और दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो और माननीय प्रधानमंत्री जी भी उसमें आवे भूमि पूजन में। लेकिन ट्रस्ट की बैठक है, हम लोगों को उम्मीद हम लोग लगाए हैं ट्रस्ट की बैठक होगी, वो भी इसी स्थान पर होगी और वहाँ का एजेंडा तैयार हुआ है। एजेंडा आज दिखा दिया गया है। 18 तारीख की ट्रस्ट की बैठक में अंतिम निर्णय होगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तिब्बत सेहत अमित मोहन प्रसाद ने कोरोना वायरस से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतला दी है कि रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 1986 मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि इस मौसम में अलर्ट रहने और एहतियात बरतने की जरूरत है। सभी लोग मास्क का इस्तेमाल जरूरी करें। मास्क न होने पर अंगोछे और रूमाल का इस्तेमाल करें। उन्होंने बताया कि रियासत में कल 46,769 सैंपल्स की जाँच हुई है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1986 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 17,264 है। अब तक संक्रमित मरीजों में से 28,664 पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। संक्रमित मरीजों में से 1,108 व्यक्तियों की अभी तक मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड में 17,267 लोगों को रखा गया है और उनका इलाज किया जा रहा है। आपके पास मास्क अगर नहीं है तो अपने मुंह और नाक को गमछे से ढकिए।
गांव देहात के आप रहने वाले हैं, आपके पास गमछा है, गमछे से ढकिए, रुमाल से बंद ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, लेकिन मुंह और नाक को ढक कर रखिए। रियासत में जुमे की रात 10 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक लाजमी खिदमात को छोड़कर सभी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की गई है। 55 घंटों के इस लॉकडाउन पर अमल करने के लिए इंतजामिया ने जगह जगह बैरिकेडिंग की है। राजधानी लखनऊ के खास बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ है। गुज़िश्ता दिनों रियासत में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के मद्देनजर हुकूमत ने एहतियातन ये कदम उठाया है। ये हफ्तेवार लॉकडाउन पूरे महीने जारी रहेगा और इसको आगे जारी रखने के लिए बाद में फैसला किया जाएगा। लखनऊ में लोग अपने को महफूज रखने के लिए घरों में ही हैं और सड़कों पर सिर्फ वही लोग निकल रहे हैं जो ज़रूरी खिदमात से वाबस्ता हैं। इस दौरान मजहबी मकामात को खोलने की इजाज़त दी गई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेहत ने बताया कि वज़ीर आला ने आज 2 रोज़ा लॉकडाउन में खुसूसी सफाई मुहिम चलाने की हिदायत दी है। संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की कार्रवाई सुव्यवस्थित ढंग से की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया कि जो आज और कल जो 2 दिवस का जो एक जो हमारा प्रदेश में मार्केट्स बंद किया जाता है, जो एक जागरूकता फैलाने के लिए जो कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं जिससे लोगों के मस्तिष्क में कोविड-19 के प्रति सावधान सतर्क रहने के लिए जागरूकता उत्पन्न हो, और साथ ही साथ जो इस मौसम में संचारी रोग आते हैं, जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ हैं, जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, और जो है कालाजार है, जापानीज एंसेफेलाइटिस है, एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम है, जो इस तरह की चीज़ें हैं जो विषाणु जनित हैं अथवा जल जनित हैं, जो दूषित जल पीने से भी ये बीमारियां होती हैं, एईएस होता है, तो इन सब के प्रति लोगों में जागरूकता आए। अमेठी में शहजोरों से परेशान खवातीन के कल लखनऊ के लोक भवन के सामने खुदसोजी करने के मामले में 4 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। वहीं इस मामले में हुकूमत को बदनाम करने की साजिश के लिए एक MIM और एक कांग्रेस के लीडर के खिलाफ खुदसोजी के लिए उकसाने का मामला भी दर्ज किया गया है। MIM के लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने बताया है कि खातून के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत को बदनाम करने के लिए पूरी साजिश रची गई। इस मामले में मुकम्मल जांच की जाएगी और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खातून का इल्जाम था कि उसको मुसलसल अमेठी के शहजोर परेशान कर रहे थे। पुलिस से शिकायत करने के बावजूद उसको कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए उसने खुदसोजी जैसा कदम उठाया। आते हुए इनको सस्पेंड कर दिया गया है और इनके विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ये SI विजय कुमार हैं, हेड कांस्टेबल इंद्रजीत हैं, महिला कांस्टेबल वंदना हैं और महिला कांस्टेबल जशोदा हैं। इन चारों को निलंबित कर दिया गया है DCP सेंट्रल के द्वारा और इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी विभागीय, जो नियमानुसार की जाती है। बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनके गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और इस पूरी विवेचना को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग DCP सेंट्रल और ज्वाइंट CPLO ये दोनों लोग करेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि एक एविडेंस इसका हम गैदर करें। यह इंश्योर करेंगे कि जितने भी लोग इस तरह के गलत हरकत में, घटिया काम में इनको दुष्प्रेरित करने के लिए भागीदार हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई हो। शाहजहांपुर जिले के मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस यूनिट की शुरुआत हो गई है, जिससे डायलिसिस के लिए दूसरे जिलों में भागने वालों के लिए ये नेमत साबित होगी। डायलिसिस यूनिट का अफ्तिताह रियासती हुकूमत में काबीनी वजीर बराए तिब्बी तालीम सुरेश कुमार खन्ना ने किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब खन्ना ने कहा कि जिले में डायलिसिस सहूलत न होने की वजह से यहाँ के मरीज दूसरे अजला में ठोकरें खाते थे। लोगों की परेशानी के मद्देनजर जिले के मेडिकल कॉलेज में उनके जरिए तजवीज़ पास करके डायलिसिस यूनिट कायम करवाया गया है, जिसको आज अवाम के लिए वक्फ कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जिले के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात मुहैया कराई जाए। शाहजहांपुर की जनता का जो मेरे प्रति स्नेह रहा, उसी का ये प्रतिफलन है कि शाहजहांपुर को मेडिकल कॉलेज भी मिला और शाहजहांपुर को डायलिसिस यूनिट भी मिली। इसके आगे भी अभी शाहजहांपुर को एक लैब भी मिलने जा रही है।
एक बड़ी लैब BSL-3 ये भी मिलने जा रही है, वो भी लगभग 4-4.5 करोड़ रुपए की, और इसके लिए पैसे की व्यवस्था भी कर दी गई है, प्रोसेस में। तो हमारी ये कोशिश ये है कि जितनी भी, हमने पहले भी कहा था कि जो बड़े शहरों में जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो कम से कम शाहजहाँपुर को भी मिले, यही उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य से हर चीज़ हम चाहते हैं कि जो ज़रूर हो जाए। शाहजहाँपुर को हम देखना चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान के जो बड़े से बड़े नेता के क्षेत्र में जो सुविधाएं हों वो शाहजहाँपुर में मिले। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई मज़हब नहीं होता। और जिस प्रकार से अपराधियों को किसी प्रकार से कोई संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी मज़हब का मानने वाला। हिंदुस्तान में कोरोना के इन्फेक्शन में इजाफा हो रहा है, लेकिन इससे भी तेजी से मरीज सेहतयाब भी हो रहे हैं। हिंदुस्तान में इस वक्त रिकवरी रेट तकरीबन 63% है। एक्टिव मामलात की बात करें तो 3,58,692 एक्टिव केस हैं, जबकि 6,53,750 मरीज पूरी तरह सेहतयाब हो चुके हैं। कोविड-19 से अमवात की बात करें तो 26,273 मरीजों की मौत हो चुकी है। रियासत में हफ्तेवार लॉकडाउन के दौरान मजहबी मकामात को खोले रखने की इजाजत मिली है। इस वक्त सावन का महीना चल रहा है और नाग पंचमी भी 25 जुलाई को है। इसके मद्देनजर लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्यागिरी ने बताया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी मजहबी रसूमात कराई जाएंगी। उन्होंने बताया है कि कल्प सर्प दोष के पूजा नाग पंचमी के दौरान की जाती है। इसके लिए मंदिर में खास इंतजाम कराया गया है। रुद्राभिषेक के लिए भी मंदिर में खास इंतजाम किए गए हैं। कि इस बार शनिवार को ही नाग पंचमी है और इसका विशेष महत्व भी है। 25 तारीख को पड़ रहा है और ये अनुष्ठान मॉर्निंग में सुबह ही स्टार्ट होगा। चूँकि शनिवार और इतवार दोनों दिन लॉकडाउन है, समय सीमा तय रहेगी, उसके अंदर ही उनको करना होगा। क्योंकि घर वापसी का जो समय है वो आप लोगों को भी देखना होगा। चूँकि पूरे वर्ष में एक ही दिन नाग पंचमी आती है, इसलिए इसका महत्व अलग से भी है। और काल सर्प योग के लोगों को पूजन भी इसी दिन कराना होगा। जो लखनऊ वासी हैं, जो कि मनकामेश्वर के लिए जो हम लोग लखनऊ का ज्योतिर्लिंग समझते हैं, तो इसमें कराना उचित रहेगा, क्योंकि वो बाहर भी नहीं जा सकते हैं। इस बार इस काल सर्प योग की पूजा भी वर्ष में एक बार अवश्य होनी चाहिए। बस्ती में वजीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही ने ज़रई साइंसी मरकज़ बजरिया, ज़रई साइंसीदा, ज़रई जर्नलिस्ट और तरक्की पजीर किसान इज़ाद तकरीब में कहा कि किसानों को नए बीज और खेती के जदीद तरीक़ों को अपने खेतों में इस्तेमाल करने और उनकी तरबियत देने के लिए ज़रई साइंसी मरकज़ अहम किरदार अदा कर रहा है। बस्ती ज़रई साइंसी मरकज़ की रियासत में अव्वल मकाम पर आने की वजह से भारत सरकार ने उसे 7.5 लाख रुपए का इनाम दिया है। वज़ीर ज़राअत ने कहा है कि रियासत के 37 ज़रई साइंस मरकज़ को 3 साल के अंदर अपग्रेड करने का फैसला किया गया है और बस्ती के ज़रई साइंसी मरकज़ को 3 करोड़ 17 लाख की रकम दी गई है, जिससे इसकी बुनियादी ढांचे को खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि ज़रई साइंसी मरकज़ बजरिया साल 1984 में कायम हुआ था। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमतों में हमारे ज़रई साइंसी मरकज़ और ज़रई यूनिवर्सिटियाँ नज़रअंदाज होती रही हैं, लेकिन बीजेपी की हुकूमत ने ज़रई तालीम पर 200 करोड़ की रकम देकर नई वैरायटी पर रिसर्च की है। जहाँ पानी जमा होता है और जहाँ खुश्कसाली की सूरत हाल रहती है, वहाँ पर कौन सी वैरायटी लगाई जा सकती है। किसानों को इस तरह की वैरायटी को डेवलप करके मुहैया कराई जाएगी, जिससे कि किसानों को इसका फ़ायदा भी मिलेगा। जो नई प्रजाति के बीज आते हैं, जो तरीके आते हैं, उनको अपने खेतों में लगा करके और किसान को ला करके प्रशिक्षित किया जाना, यह महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो कृषि विज्ञान केंद्रों की है। आज इस बस्ती कृषि विज्ञान केंद्र को भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट कृषि विज्ञान केंद्र में इसका चयन किया है और 7.5 लाख रुपए के लिए का पुरस्कार इस केवीके को प्रदान किया है। इसके लिए मैं बस्ती कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं। आज इस कोविड-19 के दौर में कृषि विज्ञान केंद्रों को हमने कहा है कि वो अपने यहाँ प्रवासी श्रमिकों को और साथ साथ में स्थानीय जो लोग
खास तौर पर कौशल विकास की दृष्टि से उनको ट्रेनिंग दिया जाए, और उस दृष्टि से यहाँ पर एक महिलाओं की ट्रेनिंग चल रही है, उनके साथ बातचीत करने का भी मुझे अवसर मिला है। राज्य के भीतर हम लोगों ने 37 कृषि विज्ञान केंद्रों को इस 3 साल के भीतर अपग्रेड करने का निर्णय किया है, और जिसके भीतर काम चल रहे हैं। बस्ती के वीके को 3 करोड़ 17 लाख रुपए की धनराशि दिया, जिससे यहाँ के आधारभूत संरचना को खड़ा कराया जा रहा है। आलमी वबा कोविड-19 से निपटने के लिए आईआईटी कानपुर की इमेजिनरी लेबोरेटरी में साइंसदानों ने शुद्ध सिस्टम यानी स्मार्टफोन से चलने वाले हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर नामी एक यूवी सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट फरोख दिया है। इमेजिनरी लेबोरेटरी के डॉक्टर अमनदीप के मुताबिक फरोख दिया गया प्रोडक्ट मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन से निपटने में बहुत कारगर साबित होगा। यूवी सैनिटाइजिंग इस प्रोडक्ट को स्मार्टफोन में एंड्रॉयड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ऑन ऑफ किए जाने के साथ ही इसकी रफ्तार और मकाम को कंट्रोल कर सकता है। शुद्ध में 15 वॉट की 6 यूवी लाइट्स हैं, जिसे ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से चलाया जा सकता है और दूर से ही कंट्रोल किया जा सकता है। शुद्ध डिवाइस के जरिए तकरीबन 15 मिनट में 10-10 स्क्वायर मीटर के कमरे को जरासीम से पाक किया जा सकता है। शुद्ध को फरोग देने वाले साइंसदान प्रोफेसर जयराम कुमार के मुताबिक शुद्ध अस्पताल, होटल, माल, दफ्तर, स्कूल वगैरह मकामात में कोरोना इन्फेक्शन के असर को मारने में मदद कर सकता है। कोरोना महामारी के काल में आजकल लोगों को बहुत सोचना पड़ रहा है, किस चीज को हाथ लगाएं, किसको ना लगाएं। हर चीज से कोरोना होने का डर लग रहा है। लिक्विड डिसइंफेक्टेंट हैं जिसके कुछ अपने ही नकारात्मक प्रभाव हैं। आईआईटी कानपुर इमेजिनरिंग लैब लेके आया है एक उपकरण जिसका हमने नाम रखा है शुद्ध स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर। शुद्ध एक स्मार्टफोन ऑपरेटेड उपकरण है जिसको आप स्मार्टफोन से ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें 6 लाइट्स लगी हैं, 360 डिग्री इसको रोटेट किया जा सकता है। आप लाइट्स, रूम छोटा हो रहा हो बड़ा हो, उस हिसाब से आप लाइट्स चूज कर सकते हैं। छोटा रूम फुल ऑपरेशन में 15 मिनट में 10 फीट बाय 10 फीट का रूम डिसइंफेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही हेल्पफुल उपकरण रहेगा। This time we have come up with a name called Shuddh. Shuddh stands for Smartphone Handy Ultraviolet Disinfection Helper. So we are planning to disinfect a large area. During this pandemic situation, people are skeptical about touching paper, table, chair, etc. in rooms, hotels, halls, hospitals, etc. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुल्क के नाम अपने खिताब लोकल फॉर वोकल का असर मेरठ में नजर आने लगा है। इस मरतबा जिले में रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसमें मुल्की और मकामी मसनूआत का असर नजर आ रहा है। वज़ीर आज़म के पैगाम से मुतासिर होकर मेरठ की ममता गर्ग ने इस मरतबा रक्षाबंधन पर राखियों और जन्माष्टमी के त्यौहार के लिए भगवान के झूले, सिंहासन और पोशाक अपने हाथों से बनाने का फैसला किया है। इस काम के लिए उन्होंने अपने आसपास की ख्वातीन को रोजगार भी दिया है। ममता गर्ग ने बताया है कि वज़ीर आज़म के पैगाम मुल्की अपनाओ और मकामी अशिया को प्रमोट करके रोजगार देकर मुल्क को खुद कफील बनाओ से मुतासिर होकर हुई और उन्होंने राखियां बनाने का काम शुरू किया। इस मरतबा लोग भी वज़ीर आज़म के पैगाम से मुतासिर होकर रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के लिए राखी और भगवान की पोशाक हाथ से बनी खरीद रहे हैं। इनका मानना है कि वो अपने वज़ीर आज़म के साथ हैं, मकामी मसनूआत को फ़रोग़ देकर देसी चीज़ें अपना रहे हैं और मुल्क को खुद कफील बनाने में मदद कर रहे हैं। पर प्रधानमंत्री जी का जब मन की बात कार्यक्रम सुना और देश के नाम संदेश सुना, उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहिए हमें और लोकल फॉर वोकल, ये संदेश सुना। उसके बाद मैं काफ़ी समय से अपना काम कर रही हूँ। ज़्यादातर मैं हैंडमेड चीज़ें बनाती हूँ, पर इस बार जब उनकी बात सुनकर मैंने ठान लिया कि अब हमें देश में ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनानी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देना है। तो अभी राखी का त्यौहार और जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा है। लॉकडाउन के दौरान ही मैंने काफ़ी तैयारी इसकी करवाई। कुछ लोगों को, कुछ महिलाओं को तो मैंने अपने घर पर और शॉप पर बुलाकर काम करवाया, बाकियों को मैंने घर पर ही उनके रोज़गार दिया, घर पर बनाने का सामान दिया, जिससे कि वो घर से तैयार कर कर के सामान यहाँ पर लेकर आते थे।
मतलब अब हमने खुद हैंडमेड करी हुई चीज़ें, जो इंडिया में ही बनी चीज़ें, ताकि हमारे जो बहन भाई हैं जो बेरोज़गार हो गए इस टाइम, उनको रोज़गार मिले ज़्यादा से ज़्यादा। तो उनकी बनी हुई चीज़ें खरीदें और दूसरे देशों पे जो हम निर्भर हो रहे हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो। तो हमारी ऐसे एरिया में ममता भाभी हैं, इन्होंने जो इनका ज़्यादा इन्होंने भी जोर दिया है जो हैंडमेड आइटम्स पे दिया है। तो हमारी जन्माष्टमी आ रही है और रक्षाबंधन आ रहा है, तो इस पे अब मुझे भी पता चला कहीं से, जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज आया और इन्होंने काफ़ी अपना भी यूट्यूब पे डाला हुआ है कि यहाँ पे हैंडमेड सारा आइटम मिल रहा है। तो जितने भी यहाँ पर अब राखी देख लो और आपके सामने ये भगवान के जितने भी स्टैचू बने हुए हैं सब हैंडमेड बने हुए हैं। तो हमने अब कोशिश यही करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम हैंडमेड बनी, अपनी भारत की बनी हुई चीज़ें खरीदें। ट्रेनों के चलने में सबसे ज़्यादा अहम है रेलवे ट्रैक का रखरखाव। ट्रैक की वेल्डिंग या दीगर कामों में छोटे सी भी चूक बड़े हादसे की वजह बन जाती है। प्रयागराज में शमाल बस्ती रेलवे ने वेल्डिंग के लिए रोबोट का सहारा लेना शुरू कर दिया है। ये रोबोट कम वक्त में ट्रैक को वेल्ड कर देता है। सीपीआरओ ने बताया है कि क्रॉसिंग पर वेल्डिंग की खामियों को कम मेहनत और कम वक्त में ठीक करने के लिए शामिल बस्ती रेलवे ने ट्रांसमिटिंग रोबोटिक सिस्टम ईजाद किया है। इससे काम की क्वालिटी में इजाफा हो जाता है। इसका प्रयागराज मंडल ने एक बहुत ही अनूठा तरीका निकाला कि उन्होंने एक रोबोटिक वेल्डिंग मशीन ली, जिस रोबोटिक वेल्डिंग मशीन से उस पोर्शन की वहीं पे बिना उसको निकाले वहीं पे उसको वेल्डिंग करके उसको प्रोफाइल में शेप दे देता है, जिससे कि आप कम से कम समय में ट्रैफिक रोके हुए और उसी पोजीशन में उसको रिपेयर कर देते हैं, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये चीज़ प्रयागराज मंडल ने स्टार्ट किया है। इसमें 500 CMS क्रॉसिंग को उन लोगों ने ऑलरेडी इस तरह से रिपेयर कर लिया और अब भारतीय रेलवे ने इसको डिसाइड किया है कि ये बाकी सारे जोन्स में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मथुरा में खुद कफील भारत मुहिम के तहत खुसूसी पैकेज का फायदा किसान उठा रहे हैं। यहाँ किसान फूल और अमरूदों की फसल कर रहे हैं। यहाँ मथुरा और ब्रिज के नाते फूल की जरूरत ज्यादा होती है। यहाँ गुलाब का फूल, जरबेरा फूल और सभी वैरायटी के फूलों की पैदावार हो रही है, जिससे किसानों को मुनाफा मिल रहा है। सरकार किसानों को 50% ग्रांट दे रही है। इससे किसानों को किसी बात की परेशानी नहीं है, वो मुनाफा कमाकर खुद कफील हो रहे हैं। मुस्तफीद किसान रामकिशन चौधरी ने बताया है कि कम पानी में भरपूर पैदावार होती है। इसके साथ ही बराबर जमीन न होने पर भी ड्रिप टेक्निक के जरिए पानी पौधों में एक बराबर पहुंचता है। फसलों की पैदावार में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। मुस्तफीद किसान किशन सिंह ने बताया है कि वो फूलों की काश्त कर रहे हैं और उन्हें अच्छा खासी मुनाफा हासिल हो रहा है। मूली की फसल और पालक की फसल हम ले चुके हैं, अब आलू की लेने वाले हैं। पानी का बहुत फ़ायदा हुआ है, हमको बहुत बचत हुई है और इस योजना से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है फसल के लिए। इसको मेरे को 1 साल हो गया है। पिछली बार जुलाई में हमने इसको लगाया था और अब जुलाई चल रहा है और 1 साल में ये वैरायटी मेरी यानी फल दे रही है। आप देख सकते हैं या आपको दिखाई भी दे रहा होगा। यही नहीं, काफ़ी सारे पौधे हैं, सब पे फल यानी 1 साल में ही आ गया। ये बहुत अच्छी वैरायटी है और आगे हम चाहते हैं कि भविष्य में इसका और ज़्यादा हमें फायदा, उत्पादन और ज़्यादा मिलेगा। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा, ग्रोथ होगी इसमें, तो फल भी अत्यधिक आएगा ही आएगा। कम हो रहे जंगलात और कम होती आबी सतह पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत ने शजरकारी पर खुसूसी जोर दिया है। फतेहपुर जिले में मनरेगा के तहत महाजिर मजदूरों से 19 लाख शजरकारी कराई जाएगी, जिससे जेर जमीन आबी सतह में बेहतरी के साथ महाजिर मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा। जॉब कार्ड होल्डर अपनी जमीन और मेड़ों में पौधे लगाकर सकेंगे। पौधा खरीदने से लेकर गड्ढा खोदने तक की अदायगी मनरेगा से की जा रही है। साथ ही पेड़ों पर मालिकाना हक खुद जॉब कार्ड होल्डर का होगा। चीफ तरक्यात अफसर सत्य प्रकाश ने बताया है कि महाजिर मजदूरों को मनरेगा में हर तरह की काम दिया जा रहा है, जिसमें शजरकारी भी काम का एक अहम हिस्सा है। जिले में 34,000 मजदूरों का सर्वे हो चुका है, जिसमें 20,000 मजदूरों के नए जॉब कार्ड बनाए जा चुके हैं। एक मजदूर का सर्वे कराकर उनको रोजगार देने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में तकरीबन 17,000 मजदूर काम में लगे हुए हैं। शजरकारी के लिए मनरेगा से 19 लाख गड्ढे खुदवाए जा रहे हैं। हम लोगों को खुशी होगी कि सरकार हम लोगों को जो है पेड़ पौधे उपलब्ध कराए और सुना है कि सरकार मजदूरी, हम लोग मजदूरी देने अभी तक पौधे लगाते थे तो हम लोगों को कुछ नहीं मिलता था,
इस बार सुना है कि हम लोगों को है हमारी मेहनत का मजदूरी भी मिलेगी, इसलिए जो है हम लोग बहुत खुश हैं सरकार की इस योजना से। और सोचते हैं पौधे लगाने के लिए और मिलेंगे तो लगाएंगे हम लोग, और पैसे भी मिलेंगे हम लोगों को, अच्छी बात है। प्रवासी मजदूरों को हम लोग नरेगा में हर तरह के काम दे रहे हैं, जिसमें वृक्षारोपण एक अंग है। करीब हर जितने भी मजदूर आए हैं उनका सर्वे करा रहे हैं और 34,000 मजदूरों का ऑलरेडी सर्वे हो चुका है, जिसमें 20,000 लोगों के नए जॉब कार्ड बनाए जा चुके हैं और 5,000 ऐसे मजदूर हैं जिनके जॉब कार्ड रिन्यू होने थे, उनको रिन्यू भी कर दिया गया है। तो इस तरीके से हम लोग एक एक मजदूर का सर्वे करा रहे हैं और वर्तमान में लगभग 17,000 मजदूर के आसपास हमारे सभी जो कार्य चल रहे हैं उसमें लगे हुए हैं। जहाँ तक वृक्षारोपण का संबंध है तो इसमें विकास विभाग के माध्यम से लगभग 19 लाख गड्ढे खुदवाए जा रहे हैं जिस नरेगा के तहत, जिसमें वृक्षारोपण कराया जाएगा। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म हुआ। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाजत। शब खैर। नमस्कार। कहते हैं भीड़ का अपना कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन इसी भीड़ में से कुछ लोग अपनी कामयाबी, अपने हुनर के बल पर अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ऐसे ही एक सुविख्यात मृदंग वादक पंडित राजकुमार झा जी से। पंडित जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, आप एक टॉप ग्रेड आर्टिस्ट हैं और बहुत वर्षों से आप इस सेवा में लगे हुए हैं मृदंग वादन की। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पखावज वादन की विशेषता क्या है? गुरु शिष्य परंपरागत के अनुसार 14-15 वर्षों तक लगातार हमने पखावज की शिक्षा अपने गुरु जी से हमने लिया। धर्म के प्रति रुझान होने से इसमें भगवान के प्रति वंदना स्तुति भी बहुत हैं, जो हम लोगों के लिए विशेष इस रूप से ध्यान दिया जाता है इस पर। पंडित जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि विगत कई वर्षों से आप संगीत साधना में लगे हुए हैं, मृदंग वादन में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपके पखावज वादन की क्या खासियत है? खासियत हमारे यहाँ ये है कि पखावज में तैयारी, बोलों की स्पष्टता, परंपरागत के जो परने हैं उनको बजाना, बोल परन है जिसमें शिव भगवान की स्तुति है, राम जी की स्तुति है, शंकर भगवान की स्तुति है, हनुमान जी की स्तुति है। इस पर